अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो जो शख्सियत हैं उनमें कई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप जो सवालात आपके जहन में हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। जो हमें लोगों ने कंप्लेन की और हमें लोगों ने ईमेल्स करी हैं जिसमें उन्होंने कई ऐसे सवालात किए जो हम एक अगर बिल्डर और डेवलपर्स को किसी को बुलाते हैं तो उससे शायद पूछना वो मुनासिब भी नहीं होता और ना उनका क्राइटेरिया में वो सवालात आते थे। तो हमने सोचा कि एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए जो कि ख़ुद बिल्डर और डेवलपर भी हो, आबास से भी उसका ताल्लुक़ हो और कई हुनर जो हैं वो उसको आते हों। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद, कन्वीनियर है न्यू मेंबरशिप जो होती है, जो लाइसेंस आप लेते हैं बिल्डर एंड डेवलपर का या उसको रिन्यूअल कराते हैं, उसके कन्वीनियर हैं और को कन्वीनियर हैं। अगर किसी बिल्डर की कोई शिकायत है या किसी से आपको कोई शिकवा है या कोई ऐसी कंप्लेन आप करना चाहते हैं किसी बिल्डर के लिए तो वो उसके को कन्वीनियर भी हैं। तो ख्वाजा मोहम्मद अयूब साहब, कैसे हैं सर आप? सर आपका तारुफ कराने में माशाल्लाह इतना टाइम लग गया, इतने ओहदे आपके पास हैं। पहले तो वो एक जोक भी चलता था कि आप ये सब कुछ कर कैसे लेते हैं? तो पहले तो ये बताएं कि इतने सारे चीज़ें आप एक साथ कैसे देखते हैं? देखें, जब आपको आपकी विल पावर अच्छी हो, आप कुछ करना चाहें अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसी अंदाज़ में हम मोहसिन शेखानी साहब की क़यादत में आबाद में सिर्फ मैं ही नहीं, हम बहुत सारे लोग जो हैं हम इस पे काम करते हैं और नेक नियति के साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम प्रोग्राम के अपने बाकी हिस्से की तरफ जाते हैं। ये बताएं कि आबाद में आप जो काम कर रहे हैं, अगर कोई बिल्डर है उसने लाइसेंस लेना है तो वो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? देखिए, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि उसको किसको मेंबरशिप लेनी है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो है नहीं कि हर आदमी मेंबरशिप लेगा। मेंबरशिप वो लेगा जिसने बिल्डर बनना है। और उसका एक क्राइटेरिया फ़िक्स है जिसमें मेन किरदार जो है वो ज़मीन का है। हमें 400 गज़ का कमर्शियल प्लाट उसके नाम चाहिए होता है सबसे पहले, जो लाइसेंस ले रहा है, जो मेंबरशिप ले रहा है। पहला प्रोसीजर मेंबरशिप का, लाइसेंस इसके बाद है। अच्छा, उसके लिए वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है जो आबाद की वेबसाइट पे मौजूद है। फॉर्म डाउनलोड करता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है जिसमें 400 गज़ के पेपर्स लगाता है जो उसके नाम पे हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और उसके बाद वो सबमिट करता है विद पे ऑर्डर। उसके बाद हम उसका इंटरव्यू लेते हैं। हम उस इंटरव्यू में पूरी एक कमेटी है जो बैठती है और उसमें हम डिसाइड करते हैं कि ये काम कर सकता है या नहीं। अगर हम उसको डिसाइड करते हैं और हम देखते हैं कि हाँ ये काम कर सकता है और शहर में डिलीवर भी करेगा तो हम उसको मेंबरशिप उसकी रिकमेंड करते हैं अपनी ईसी की कमेटी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी में। उसकी इस महीने में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर जो है वो जाता है, उस पर डिबेट होती है, उस पर डिस्कस होती है और उसको वहाँ ब्रीफ किया जाता है। वहाँ से अप्रूवल के बाद उसको मेंबरशिप ग्रांट की जाती है। इसके बाद अगला जो प्रोसीजर है उसने लाइसेंस लेना है। वो लाइसेंस के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अप्लाई करता है। वहाँ एक पूरी कमेटी है जिसमें आबाद भी है, बिल्डिंग कंट्रोल वाले भी हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल वाले भी हैं, आर्किटेक्ट एसोसिएशन भी है। तो ये सब बैठते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। दूसरी दफ़ा इंटरव्यू वहाँ दे रहा होता है। अगर वो वहाँ क्वालिफाई करता है तो उसके बाद उसको लाइसेंस ग्रांट होता है और फिर वो उनकी फ़ीस अदा करता है। अब वो बाकायदा रजिस्टर्ड मेंबर हो जाता है। उसको इससे पहले एफबीआर में भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है, बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ता है, अंडरटेकिंग्स भी देनी पड़ती हैं कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद वो रजिस्टर्ड मेंबर बनता है और रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर बनता है। इसके बाद वो अप्लाई करता है नक्शा की अप्रूवल के लिए, नक्शा पास कराता है, सेल एनओसी लेता है, ऑफिस बनाता है, फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। अच्छा, आप बिल्डर और डेवलपर की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। अब तक कितने प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं? मैं 1997 में इस फील्ड में आया था और स्टार्ट मैंने बंगलों से किया था। बेंगलोज में बनाया करते थे, इंडिविजुअल बेंगलोज। एक इधर एक उधर, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे हम बनाया करते थे। तो वो आलमोस्ट 100 से ज़्यादा मैंने बेंगलोज बनाए। उसी दौरान मैं उस वक्त ग्राउंड प्लस 4 अप्रूवल हुआ करती थी, हाई राइज़ नहीं थी। 4 तक की अप्रूवल थी। मैंने 4 कई बिल्डिंगें बनाई। उसके बाद हाई राइज़ आ गई, फिर हाई राइज़ मैंने शुरू की। हाई राइज़ मैंने बनाई अल्हम्दुलिल्लाह और अब तक बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस नाम से है आपका प्रोजेक्ट और बिल्डर और डेवलपर का लाइसेंस? मेरी कंपनी का जो नाम है वो है हट प्रोवाइडर्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और जो मेरे प्रोजेक्ट हैं वो बासित के नाम से हैं।
अभी कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो हमारे नाज़रीन देख रहे हों वो उनकी ख्वाहिश हो कि वहाँ पे वो लें, शॉप्स या फ्लैट या बेंगलो, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जो इस वक्त ऑन गोइंग मेरा प्रोजेक्ट है वो अलबासित ग्रैंड्स है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, नियर टू कंप्लीशन है और वो अनकरीब इंशाल्लाह हम जल्द उसका कब्ज़ा देने जा रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अप्रूवल्स होती हैं। ये कितने में आपने बुकिंग करी थी इसकी? इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के फ़्लैट हैं। इसमें 3 बेडरूम्स, 3 कमरों के भी हैं, 2 बेडरूम लाउंज, 4 रूम्स के भी हैं, 2 बेडरूम ड्राइंग लाउंज, 5 कमरों के भी हैं, 3 बेडरूम ड्राइंग लाउंज, इसी तरह 6 कमरों के भी हैं, 4 बेडरूम ड्राइंग टीवी लाउंज। तो ये चूँकि बुकिंग काफ़ी पहले हुई थी 2018 में, 2018 में, और उसके बाद कोविड भी आया। फिर उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कोविड में क्या फेस किया आपने? जो इंस्टॉलमेंट थी लोगों की, उसमें कोई लोगों को रिलीफ दिया आपने या नहीं? हमने अभी तक कोई फ्लैट कैंसिल नहीं किया किसी का। इससे बड़ा रिलीफ नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। अभी तक किसी क्लाइंट का हमने कोई फ्लैट कैंसिल नहीं किया। हमने लोगों की परेशानियां, लोगों की चीज़ें समझ के हमने उनको टाइम दिया। 2018 में आपने कितने का लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट? इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हैं तो मुख्तलिफ़ प्राइसेस थी। अच्छा। तो अब वो प्राइसेस इनहेंस हो चुकी हैं, लोग अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ लोगों को? चूँकि इसमें इन्हेंसमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है, सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट में नहीं, ऑल ओवर और कराची, वो ऑल तो ओवर इंडस्ट्री में पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है, आपने 2018 में जो प्राइस लिए होंगे डेफिनेटली वो 2024 में वो नहीं होंगे, उसमें काफ़ी एक डिफरेंस आया होगा, बल्कि शूट की होंगी प्राइसेस। 150-200% जो है प्राइस बढ़ चुकी है। अच्छा। और लोग अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं, लेकिन मेरे पास वहाँ बेचने वाला, रीसेल वाला कोई भी नहीं है। मेरे पास ज़्यादातर एंड यूज़र हैं और मुझे उम्मीद यही है कि वो शिफ्ट होंगे ज़्यादा। अच्छा अयूब भाई, एक चीज़ बताएं कि एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है कि मैं बोलता हूँ कि मैं अलबासित में या अयूब साहब के, ख्वाजा साहब के प्रोजेक्ट में फ़्लैट या घर क्यों लूँ? क्या मतलब स्पेशलिटी क्या है आपकी? देखिए, आप कहना कि भाई दूसरों से मेरा भी, मैं इसलिए चीज़ अपनी आप बताते हैं तो एक कहते हैं तारुफ भी अपना कराया जाता है, हर इंसान कराता है अपना तारुफ। देखें, जब आप कहीं भी बुकिंग कराते हैं तो सबसे पहले उसका माजी होता है। क्या माजी में वो बिल्डर डेवलप उसने डिलीवर किया है? अगर उसने डिलीवर किया है तो डेफिनेटली वो आगे भी डिलीवर करेगा। तो मेरे पास ही नहीं, किसी के पास भी आप जाएं तो उसका माजी ज़रूर देखें। ठीक है। अगर उसने डिलीवर किया हो यकीनन वो आगे भी करेगा। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी है, जब उसका माजी मौजूद है, उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं तो उसकी क्वालिटी मौजूद है। आपकी मतलब क्या वहाँ पे क्या ऐसी बेहतरीन क्वालिटी कोई चीज़ों की बताएं आप? देखिए, हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले सबसे पहले जब ज़मीन परचेज़ करते हैं तो उसकी लोकेशन को हम सबसे पहले देखते प्रेफर हैं। करते हैं। लोकेशन मैटर करती है। ठीक है। जब लोकेशन बेहतर होगी तो आपको उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। हम डेफिनेट अच्छी लोकेशन के अच्छे पैसे भी दे रहे होते हैं। उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है। हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, सब अच्छा नहीं, सामान हमने तो इस्तेमाल करते अपनी हैं। तारीफ़ करनी है, हमने अपनी बात बतानी है कि भाई हमसे आप इसलिए लें हमारे प्रोजेक्ट्स में कि हमारे पास ये चीज़ें बेहतरीन है। तो आप आके उसको विज़िट कीजिए और विज़िट करके आप देखिए कि हमने मटेरियल क्या यूज़ किया है। ओके। क्या वो स्टैंडर्ड से बेहतर है, स्टैंडर्ड से बिलो तो नहीं है? डेफिनेटली वो आपको बेहतर भी लगेगा, महसूस भी होगा। फिर पुराने हमारे क्लाइंट्स हैं जो रिपीट होते हैं, वो रिपीट क्यों होते हैं? इसीलिए रिपीट होते हैं कि हमारी क्वालिटी भी बेहतर है और हमारे इन टाइम डिलीवरीज भी हैं। अच्छा, वक्त के साथ, हालात के साथ चीज़ें बदलती हैं, चीज़ों में जिद्दत आती है। किसी ज़माने में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, अब हर प्रोजेक्ट में लग रहे हैं, यकीनन आपके प्रोजेक्ट में भी होंगे। रिसेप्शन का तसव्वुर नहीं होता था, अब रिसेप्शन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, वहाँ पे आप रिसेप्शनिस्ट भी बिठाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पहले नहीं होते थे, एक चौकीदार होता था डंडा लेके और एक विसल लेके, वो भी हो गया। अंडरग्राउंड कार पार्किंग भी। आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? ये जो तमाम चीज़ें आपने जिक्र की है, ये तमाम प्रोजेक्ट्स में अब कंपलसरी हो गई है। देखिए, अंडरग्राउंड पार्किंग या अपर फ्लोर्स पे पार्किंग, ज़्यादातर कराची के अंदर अपर फ्लोर्स का रुझान ज़्यादा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर तक लोग पार्किंग डिज़ाइन कराते हैं बिल्डर्स हमारे, और वही बना रहे होते हैं। और पार्किंग मेरे भी प्रोजेक्ट के अंदर है। इसके अलावा सिक्योरिटी भी मिलेगी आपको, सीसीटीवी कैमरास भी हैं, इंटरकॉम सिस्टम भी है। इससे सबसे बड़ी जो चीज़ है, मेरे पास जो लिफ्टें हैं वो एयर कंडीशन लिफ्टें हैं। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट में? मेरे प्रोजेक्ट में। उसके अलावा 2 मीटर पर सेकंड वाली लिफ्टें हैं। नॉर्मली इतनी हाई स्पीड लिफ्टें जो है वो नहीं लगाई जाती क्योंकि कॉस्ट बढ़ती है। तो लेकिन चूंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट मैंने समझता था कि है, मैंने इसलिए उसको इंगेज किया उस कंपनी को और मैंने लगाया। ठीक है।
नाज़रीन, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा अयूब साहब, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, एक कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद जो है वो ख्वाजा अयूब साहब से हम सवालात करेंगे कि, और बहुत सारे सवालात बाकी हैं अभी और बहुत सारा टाइम भी बाकी है, तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये बताइए ख्वाजा साहब कि नए प्रोजेक्ट में अब सुना है गैस नहीं मिल रही, लाइट के बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें फेस कर रहे हैं आप एज अ बिल्डर? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बिजली मिल रही है, तकलीफ़ से मिलती है, मिल जाती है, लेकिन गैस चूँकि पूरे पाकिस्तान में बैन लगा हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान में तमाम बिल्डर्स जो है, इवन बिल्डर्स ही नहीं, इंडिविजुअली अगर आप अपना घर भी बनाते हैं तो चूँकि उस पर बैन है तो वो आपको गैस नहीं मिलती। तो वो प्रॉब्लम मैं नहीं, तमाम बिल्डर्स फेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल घर बनाने वाले भी फेस कर रहे हैं। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बैन हटना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है, ये लोगों की बेसिक नीड है, बेसिक ज़रूरत है, ये मिलनी चाहिए सब लोगों को। अब ये घरों में मिले ना, लोगों ने गाड़ियों में भी लगा लिए, ये भी तो हुकूमत की तरफ से ये भी एक आप रिक्वेस्ट करें लोगों को, भाई गैस जो है वो घर में इस्तेमाल करने के लिए, गाड़ियों में नहीं है। अच्छा, इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमारे SSGC में मीटिंग हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो मैंने वहाँ एक सवाल किया था कि जो रेजिडेंशियल गैस जो आप देते हैं, ये कितने % हमारा आपकी तरफ से सप्लाई है, जैसे मुख्तलिफ सेक्टर्स में दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा पूरे जो हम हमारी जो वो है परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये 1% है रेजिडेंशियल सेक्टर में, 12 से 14% इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो 1% पे बैन लगाना मेरी समझ से बालातर है। इसी तरह उन्होंने हमें बताया कि 12% थेफ्ट भी हो जाती है, अच्छा, जो रेजिडेंशियल में नहीं होती। मैंने ये डबल जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है, उससे ज़्यादा थेफ्ट है इनकी। तो ये तो डिपार्टमेंट की नाकामी है कि वो थेफ्ट ना रोक सके और वो रेजिडेंशियल सेक्टर पे जाके बैन लगा दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बेसिक नीड है, लोगों को मिलनी चाहिए ये। आजकल सोलर चर्चे हैं बड़े, आप भी क्या प्रोजेक्ट्स में इस तरफ जाने का सोच रहे हैं या लगाया है? बिल्कुल हम अपनी छत के ऊपर सोलर लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने केई का एस्टीमेट जमा कराया है 2-4 दिन पहले ही, और वो इंशाअल्लाह ताला पहले केई लग जाए तो हम जब पोजीशन देंगे तो हम सोलर का ऑप्शन देंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है हालात जिस तरह के चल रहे हैं कि आइंदा आने वाले दौर में जितने बिल्डर्स हैं वो इसको कंपलसरी कर देंगे, क्योंकि लाइट्स का बहुत इश्यूज़ हैं, लोड शेडिंग का इशूज़ है, बिजली चोरी का भी काफ़ी इश्यूज़ है, और फिर सोने पे सुहागा ये है कि जो आपके बिल आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो लोग अब एक कमरे में मजबूर हो गए हैं, पूरा बड़ा बेंगलोर छोड़ के पूरा का पूरा घर और ख़ानदान एक कमरे में सो रहा होता है, एक कमरे में रह रहा होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। स्पेशली बिलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है, टैरिफ इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों को बहुत तकलीफ़ है उसमें, चूँकि आजकल इनकम का क्राइटेरिया जो है वो कम हो गया है, आप माशरे की हालत आपको पता है, और जो बिल्स आ रहे हैं वो बेयर करने के काबिल नहीं है लोग उसके। तो उसके लिए सोलर उसका अल्टरनेट, बेहतरीन अल्टरनेट है, उससे कम से कम बिल जो है वो कुछ सेफ़ होगा और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकेगा। सोलर लगना चाहिए। और जहाँ तक थेफ्ट की बात की, तो मैं ये समझता हूँ बिजली की थेफ्ट ना होने जैसी रह गई है। जहाँ छोटी मोटी थेफ्ट होती है वहाँ 12-12, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग कर दी जाती है। तो जहाँ इतनी लोड शेडिंग होगी वहाँ थेफ्ट बचेगा क्या? सही है। अच्छा, एक चीज़ और हमें पूछनी थी आपसे कि एक शख्स है, एक छोटी फैमिली है, मतवासित तबके से उसका ताल्लुक़ है, वो अपना प्रोजेक्ट एक फ़्लैट बुक कराने जाना चाहती है, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए? पहले क्या चीज़ देखे ताकि आइंदा वो चीटिंग और फ्रॉड से बच सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जब आप बुकिंग कराने जाते हैं, आप छोटी फैमिली हो, आप बड़ी फैमिली हो, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको सबसे पहले देखनी है। वो क्या होती है? आपने सबसे पहले उस बिल्डर को देखना है कि ये लाइसेंस याफ्ता बिल्डर है, प्लाट इसका अपना है, लीगल प्लाट है, उसके अलावा इसने अप्रूवल्स कराई हुई हैं सारी, नक्शा पास है इसका, नक्शे के अलावा इसने सेल एनओसी भी ली हुई है। ये सारी चीज़ें आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कंफर्म करती है, और उसके बाद आप उसके बाद बुकिंग कराते हैं। बिल्डर दिखा देंगे आराम से, अगर हम किसी बिल्डर के पास जाएँ कि अपना लाइसेंस दिखाएँ, पहले कौन से प्रोजेक्ट किए हैं? बिल्कुल,
बिल्कुल, जो बिल्डर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के पाबंद हैं और वो दिखाते भी हैं। उसके अलावा अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी गई है, आपको हमारे तमाम बिल्डर्स को, तमाम मेंबर्स को प्रोजेक्ट के बाहर एक बोर्ड लगाना है जिस पे पूरी डिटेल होगी प्रोजेक्ट की। उसके अलावा क्यूआर कोड होगा, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल आ जाएगी। ये वो लोग हैं जो आपके मेंबर्स हैं बात? जो हमारे मेंबर हैं और जो जेन्युइन अप्रूवल लेते हैं, वो बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड लगा के उसके ऊपर पूरी डिटेल मेंशन करेंगे। उसके बावजूद कोड, उसके अलावा कोड भी लगा होगा। जब वो क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं तो आपके वो डिटेल वैसे ही मोबाइल पे आ जाती है। अच्छा, एक अक्सर आपने देखा होगा कि लोग लिखते हैं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, फलां से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिखते हैं ना कि नक्कालों से होशियार। तो जब आबाद आबाद के जो मेंबर्स हैं, जो बिल्डर सही काम कर रहे हैं, तो उनको नहीं चाहिए कि वो एक क्रैक डाउन करें पोर्शन माफिया के ख़िलाफ़, 2 नंबर जाली बिल्डर जो हैं, जो लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं, इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें? इसकी कोई पॉलिसी आप लोगों ने यकीनन डिस्कस तो आपकी मीटिंग में ज़रूर होगा, क्योंकि मोहसिन शेखानी भाई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि उनकी बहुत कड़ी निगाहें होती हैं इन चीज़ों पे। मोहसिन भाई पोर्शंस के सख्त खिलाफ हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में हो। वो लीगल कंस्ट्रक्शन को मोटिवेट करते हैं करने वालों को। उसके अलावा उनकी ख्वाहिश है कि शहर में मैक्सिमम बिल्डर हों जो लीगल काम कर रहे हों। बिल्कुल। मेरे पास मेंबरशिप कमेटी है और काफ़ी अरसे से है। उसमें मोहसिन भाई की ख्वाहिश ये है कि शहर में मैक्सिमम बिल्डर आने चाहिए जो लीगल काम करें, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो और अच्छी बिल्डिंगें डिलीवर हो सके। किसी भी तरह से वो नहीं चाहते कि पोर्शन माफिया काम करे, पोर्शंस काम करें, और उसके वो सख्त खिलाफ हैं। तो इसकी कोई आप लोगों ने कोई इसका क्रैकडाउन का कोई फ़ैसला किया है, कोई हाई अथॉरिटी से बात करी है कि जो जाली बिल्डर्स हैं, जो गली मोहल्ले में इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें या क्रैकडाउन करें? इसके लिए बहुत दफ़ा हमारे आबाद में मीटिंग हुई है। हम इन हाउस बहुत दफ़ा चीज़ें तय कर चुके हैं। हम मिनिस्टर से मीटिंग कर चुके हैं, उसमें हमने कई दफ़ा इस बात को हाईलाइट किया है, और साथ में हमारी ख्वाहिश ये होती है कि इस पर सबलीज़ें रुक जाएँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आबाद कामयाब हो गई है, और सबलीज़ें जो हैं पोर्शंस की कराना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इलीगल सिस्टम के थ्रू तो हो जाती हैं। आप कह सकते हैं कि पहले कुछ होता था काम, अब तमाम रजिस्ट्रार जो हैं वो नहीं करते। कुछ रजिस्ट्रार हो सकता है करते हों, जो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये मिनिमाइज़ हो गया है और ये ख़त्म हो जाएगा अगर इस पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। अहले महल्ला पॉइंट आउट करें, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, काम करते हैं इसके ऊपर। इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए चीज़ें हैं, डेमोलेशन करती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनको इन्फॉर्म करें कि यहाँ इलीगल हो रही है। तो चीज़ें तो सब मिलती हैं आपको, लेकिन इसके लिए किसी को उठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता करनी है। पड़ती है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का आपने नाम लिया, निगरां से पहले जो निगरां हुकूमत थी हमारी, निगरां में तो तय बता काम नहीं होते, उनका तो काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। निगरां से पहले पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट थी और सैयद नासिर हुसैन शाह मिनिस्टर थे, तो देखा गया था कि बहुत काम हो रहा था, जगह जगह हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन रही थी, नक्शे भी पास हो रहे थे और इलीगल पे ऑपरेशन भी चल रहा था। अब इसको क्यों ब्रेक लग गया? अब बहुत मुश्किल हो गया नक्शा पास कराना। जो बिल्डर से हमारी बात होती है, जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो कहते हैं कि अब बहुत सारी जो है ना पेचीदगियाँ आ गई हैं, बहुत मसले मसाइल हो गए हैं। और फिर दूसरी एक और वजह भी वो बताते हैं कि महंगाई का रेशो भी, आज हम जिस प्राइस में एक बुक कर रहे हैं, ये लोगों की बुकिंग ले रहे हैं, आइंदा 4 साल में हमने डिलीवर करना है या 5 साल में करना है डिलीवर, तो उस वक्त कीमतों में बहुत एक ह्यूज मार्जिन आ जाता है। तो इस हवाले से क्या आपकी पॉलिसीज़ होती है? देखिए, जो आपने महंगाई का जिक्र किया, कोविड के बाद से लेके अब तक दुनिया भर में महंगाई हुई है और ठीक ठाक रेशो बढ़ गया। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो एवरेजली 35% से 40% चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, अगर हम एवरेज की बात करें तो। मार्जिन कम हो गए बिल्डर्स के, नफ़े कम हो गए, लेकिन लोगों ने डिलीवर्स किए हैं हमारे यहाँ, उसके बावजूद लोग कब्ज़े दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। और जहाँ तक आप बात करें अप्रूवल्स की, तो अप्रूवल्स उस दौर में ज़्यादा इसलिए थी कि माशी हालात बहुत अच्छे थे। बिल्डर मैक्सिमम अप्रूवल्स कराते थे, प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, एक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा होता था कि दूसरा शुरू हो जाता लॉन्च हो जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज चूँकि लोग परेशान हैं, रोज़गार के सिलसिले में तकलीफ़ में है, अखराजात बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, सैलरीज़ वही हैं, सैलरीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, इनकम वही है या घट गई है। तो वो अब वो इस काबिल नहीं है कि वो नई बुकिंग कर सके या उसकी किस्तें अदा कर सके, तो लिहाजा वो फ़र्क आ गया। अप्रूवल्स में इसलिए फ़र्क आया कि जब माल नहीं बिकेगा तो बिल्डर नहीं आएगा मार्केट में, तो डेफिनेटली वो रोकेगा उसको, तो वो चीज़ें कम हो गई हैं। एक चीज़ और आपसे हमें मालूम करनी थी कि जो महंगाई का रेशो तो ज़ाहिर बात है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में ही हो रहा है,
अभी नए प्रोजेक्ट्स के इतने स्लो होने से आप समझते हैं कि बिल्डर एंड डेवलपर से कनेक्टेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो 100 से अबव है वो भी लॉस में जा रही हैं और वो भी मतलब बंद होने के करीब तकरीबन हो गई हैं, तो इसके लिए क्या आपने पॉलिसीज़ बनाई है बाद ने या बिल्डर्स ने? देखिए, ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने बनानी होती है। लेकिन आप तो आए दिन आपका डेलीगेशन जो है बात का कभी इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के पास होता है तो कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होता है, तो आपके मशवरे के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, इस वक्त सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं, तमाम इंडस्ट्रीज जो है क्राइसिस का शिकार हैं। इससे जो हमसे रिलेटेड हैं वो भी और जो रिलेटेड नहीं है वो भी। उसकी मेन जो वजह है वो पाकिस्तान में काइबोर का रेट है, जो 22% काइबोर किया गया और अब कुछ थोड़ा सा कम किया गया। जब एक आदमी बिज़नेस करता है तो वो 15, 16, 17% कमाता है, और वो बैंक में अगर पैसे रख देता है तो घर बैठ के उसको 20-21% नफ़ा मिल रहा होता है। तो उसको क्या ज़रूरत है वो कारोबार करे? वो इस्लामिक बैंक में रखता है, हलाल नफ़ा लेता है और घर चला जाता है। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं वो एक नहीं 10 20 और सैकड़ों लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब वो बिज़नेस क्लोज़ करते हैं वो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं और माशरे में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, लोग परेशानी में आते हैं और लोग जो है क्राइम की तरफ चले जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि काइबोर का रेट कम किया जाए। काइबोर सिंगल डिजिट में होना चाहिए। ठीक है। काइबोर जब जिस दिन सिंगल डिजिट में आ जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरी मईशत चलने लगेगी, पूरा कारोबार चल पड़ेगा। ये मईशत का पहिया रुकेगा नहीं, उसके बाद कंटिन्यूसली चल पड़ेगा। जब मैं 15%, 16%, 17% कमाऊँगा तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी कि मैं बैंक के अंदर 2, 5, 7%, 10%, 9% के लिए बैंक में पैसे फिक्स कराऊँ? मैं बिज़नेस करूँगा। जब मैं बिज़नेस करूँगा तो कहीं 2, कहीं 4, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100 और कहीं हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा होगा। तो काइबोर का रेट कम करना पड़ेगा। अगर मईशत चलानी है तो ये काइबोर कम करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट में लाना होगा। सिंगल डिजिट में आ गया तो यकीन कर लीजिए मईशत चलने लगेगी। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा ख्वाजा अय्यूब साहब के पास आएंगे और फिर वो सवालात करेंगे जो आपने हमें ईमेल के ज़रिए पूछे हैं उन बिल्डर्स के बारे में जो जाली बिल्डर्स हैं, जो वक्त पे कब्ज़ा नहीं दे रहे। क्योंकि अय्यूब साहब का एक रूप ये भी है कि ये उन तमाम कंप्लेन को जो है वो डील करते हैं, इनके पास ही बाद में वो कंप्लेंट्स आती हैं। तो लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, ये बताएं कि आबाद में आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट को आप देख रहे हैं, एक कंप्लेन सेल का भी वहाँ पे डिपार्टमेंट है। जो पहले तो बताएं ये डिपार्टमेंट किसके लिए, किसके ख़िलाफ़ हम कंप्लेन कराएं? क्या बिल्डर्स के ख़िलाफ़ करानी है और उसका क्या तरीक़ेकार है? कंप्लेन कमेटी जो है उसमें आप किसी भी बिल्डर के ख़िलाफ़ आप कंप्लेन कर सकते हैं। जेन्युइन, लेकिन कंप्लेन जेन्युइन होनी चाहिए। वहाँ किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता। जो प्रायोरिटी के ऊपर मैटर होते हैं रिजॉल्व किए जाते हैं। हम महीने में 3 से 4 मीटिंग्स करते हैं और जो बिल्डर्स की कंप्लेंट्स आई होती हैं उसको तरतीब के साथ हम लेते हैं, क्यू में लगा के नंबर के हिसाब से। और सिर्फ डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं जो डिपार्टमेंट रिजॉल्व नहीं कर पाते। जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, गवर्नर हाउस है, या एंटी करप्शन में भी कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ नेब में भी जाते हैं। ऐसे जो एंटी करप्शन में कंप्लेन जाती हैं या गवर्नर हाउस जाती हैं वो फिर आपको थ्रू करते हैं? वो हमें रेफ़र होती हैं। ठीक है। वो आबाद में आती हैं, फिर वो हमारी कमेटी में आ जाती हैं। कमेटी में बाकायदा सीनियर लोग मौजूद हैं, वो इसको वेटेज देखते हैं उसका कि हाँ ये कंप्लेन जेन्युइन है और ये नॉन जेन्युइन है। अगर बिल्डर ने कोई ज़्यादती की होती है तो उसके खिलाफ डिसीजन होता है। पहले आप खुद इंक्वायरी करते हैं या दोनों पार्टियों को बुलाते हैं? क्या तरीक़ेकार है? पहले हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसको हम देखते हैं, उसके बाद हम दोनों की मीटिंग भी कराते हैं, हम दोनों को बुलाते भी हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मसला सॉल्व हो जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से जितनी कंप्लेंट्स आई हैं 90% रिजॉल्व हुई हैं। अच्छा। आबाद हाउस में पिछले साल भी और इस साल भी अब तक का जो रिज़ल्ट है वो 90% का है। और 100% कहीं नहीं हो सकती, 10% कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। अच्छा, ये कंप्लेन उन्हीं के लिए के ख़िलाफ़ हो सकती है जो आबाद के मेंबर्स हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा। जो हमारा मेंबर है हम उसी की कंप्लेन लेते हैं। जो हमारा मेंबर नहीं है, चूँकि वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आबाद नहीं है, हम उसको कॉल भी नहीं कर सकते। ठीक है। एक आदमी ने आपको कंप्लेन, ज़्यादातर कंप्लेनें किस चीज़ की आती हैं? हाँ, देखिए इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई अलॉटी पैसे नहीं दे पा रहा होता,
तो वो उसका कैंसिलेशन हो गया, या किसी बिल्डर ने एक्सेस पेमेंट मांग ली उससे, या किसी ने काम वक्त पे नहीं किया, उसकी कंप्लेंट्स होती हैं, तो हम उसमें बीच में किरदार अदा करते हैं। पूरी कमेटी बैठती है और हम उस मसले को बैठ के देखते हैं कि किस तरह से ये मसला हल हो सकता है और उसको हम हल कराते हैं। ऐसा तो नहीं कि अपने पेटी भाई को फेवर देते हो आप लोग और जो क्लाइंट है उसको बोलते हो कि भाई हैदर साहब, ये बड़ी जेन्युइन बात आपने की है। आप यकीन कीजिए, वो तो होगा ना, जैसे मैं अगर वो मेंबर हूँ तो मैं कहूँ अयूब साहब ज़रा ख्याल करिएगा भाई मेरे खिलाफ 2 कंप्लेनें आई हैं। आपने बिल्कुल जेन्युइन बात की है। जो हमारा कंप्लेनेंट होता है ना, उसकी ये सोच यही होती है कि हम बिल्डर है, बिल्डर एसोसिएशन है, हम उसके साथ बैठेंगे। लेकिन आप यकीन कीजिए 50-60% जो डिसीशंस होते हैं वो बिल्डर्स के ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें अलॉटी भी डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, पेमेंट नहीं दे पा रहा, वो उसके लिए रिलीफ चाह रहा होता है। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कि बिल्डर ज्यादती करते हैं? 50% बिल्डर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम रिलीफ देते हैं अलॉटी को। अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि उसको कुछ रिलीफ मिल जाए, ठीक है, और उसको उसका यूनिट ना जाए, उसकी छत ना जाए। अगर ये पैसे 6 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, वो नहीं दे पा रहा, थोड़ा सा टाइम मज़ीद दे दिया जाए, या उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है रिजॉल्व करा दी जाए। देखिए, हर शोबे में 100% लोग ठीक नहीं हो सकते, हो सकता है 2% 4%। ज़्यादातर ये कैंसिल वाले ही आते हैं कि हमारा कैंसिल कर दिया। कैंसिल वाले भी आते हैं, डिले पेमेंट्स वाले भी आते हैं, उसके अलावा कोई मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्प्यूट्स होते हैं उनके, वो भी वो आते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस कौन से? ज़्यादातर हमारे पास रिफ़ंड वाले आते हैं। जो पेमेंट नहीं दे पाते वो 100% रिफ़ंड मांगते हैं। इसका क्या तरीक़ेकार है? ये बहुत सारे केसेस हैं, ये हमसे भी लोगों ने पूछा है कि भाई हम जब देने जाते हैं तो वो एक्चुअल अमाउंट जो बुकिंग की अमाउंट होती है उससे काटते हैं, ना कि जो हमने पेमेंट की होती है। देखिए, आप कहीं भी किसी भी जगह से आप प्लाट लें, पाकिस्तान के किसी भी इदारे से, जब आप कैंसिलेशन कराने जाते हैं या वो कैंसिल कर दे इदारा आपका प्लाट, तो आपको 100% रिफ़ंड नहीं कर रहा होता। उसकी एक पॉलिसी है। अच्छा। वो कुछ अमाउंट डिडक्ट कर रहा होता है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये कहूँगा कि हमारे पास जो रिफ़ंड के केसेस आते हैं, हमारे बिल्डर 90% वो लोग हैं जो 100% रिफ़ंड कर देते हैं। अच्छा। जबकि साइन उन्होंने कराए होते हैं एज़ पर पॉलिसी, एज़ पर NOC के 10% उन्होंने टोटल बिल्डर का सर इसमें फ़ायदा है बिल्डर का, जब वो बुक किया उसने 2 साल पहले, उस वक्त 70 लाख का अगर फ्लैट दिया है तो अभी वो 1 करोड़ 20 लाख का हो गया है, तो उसको वो तो कहता है सारे कैंसिल हो जाए, मैं रीबुकिंग कर लूँ। इसमें तो फ़ायदा है ना उसका? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। अच्छा। आप मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं कि मार्केट एनहेंस कर गई, बिल्डर को फ़ायदा हो गया। बिल्डर के पास पैसे नहीं होते, जो आप पैसे देते हैं वो कंस्ट्रक्शन पे लगा चुका होता है। तो सबसे ज़्यादा हम जो देखते हैं ना, जो कारोबार है, जो लोग ये जाली बिल्डर कैसे बने, ये इसीलिए बने, वो बिल्डर का शोशा देखते हैं कि गाड़ियाँ तो गार्ड और बेहतरीन शानदार ऑफिस, वो कहते हैं यही सबसे अच्छा काम है। भाई मैंने अर्ज़ किया ना, आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, दूसरा रुख आपने नहीं देखा। दूसरा रुख आप दिखाइए। दूसरा रुख ये है कि जो आप पैसे देते हैं वो कंस्ट्रक्शन पे लगा चुका होता है। ठीक है। अपने पास से भी लगाता है ताकि बिल्डिंग खड़ी हो जाए। उसके बाद जब रिफ़ंड के केसेस आ जाएं तो उसके बाद देने को बाज़ दफ़ा पैसे नहीं होते, उसको पैसे देना मुश्किल होता है। देता है वो पैसे, रिफ़ंड करता है। जब वो हमारे पास कंप्लेन आती है, हम भरपूर कोशिश करते हैं कि डिडक्शन ना हो। फ़ायदा बाद में होना जब यूनिट बिकेगा, या नुकसान बाद में होना जब यूनिट बिकेगा। अगर मार्केट डिप्रेशन में जैसे आजकल है तो आजकल नुकसान हो जाएगा उसको, लेकिन हम उसके बावजूद कोशिश करते हैं उसको नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, अलॉटी को कम से कम कंपलसेट कर दे, ताकि बिल्डर इमेज शहर में बेहतर हो और आबाद का इमेज भी बेहतर होना चाहिए। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी अर्ज़ किया कि 90% हम कामयाब हैं। 90% केसेस हम रिज़ॉल्व करा लेते हैं। और इसमें जो बहुत बड़ा किरदार है, हमारे कन्वीनर हैं अनवर गगई साहब, वो फार्मर चेयरमैन भी हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है। वो बहुत एक्टिव हैं इस मामले में, और इस मामले में बेहतरीन किरदार वो अदा करते हैं। ये बिल्डर छत भेज देते हैं, इसका क्या है? दुरुस्त फरमाया आपने। दरअसल ये छत जो बेचते हैं ये पोर्शन माफिया बेचती है। हमारा कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो अप्रूवल से हटकर काम करता हो या वो छतें बेच के और अलग हो जाता हो। वो फ्लैट ज़रूर बेचेगा, अगर कमर्शियल एरिया उसका तो वो भी ज़रूर बेचेगा जो उसकी वो उसकी राइट, उसका राइट है, उसका राइट भी है, उसकी उसने सेल NOC भी ली होती है। मैं नहीं समझता कि आज के दौर के अंदर कोई बिल्डर ऐसा होगा जो आबाद का मेंबर हो और इलीगल कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व हो। लीगल कंस्ट्रक्शन तमाम मेंबर करते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3000 के आसपास ऑल ओवर पाकिस्तान मेंबर्स हैं जो शब व रोज़ कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, और बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए वो अच्छे से अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप आज से अगर 15-20 साल पुरानी बात करें तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं मिलती थी, और मैं बड़े उससे कहना चाहूँगा
ये बिल्डर ही हैं जिनके मरहून मिन्नत आपको ये हाई राइज बिल्डिंग मिलती हैं, नज़र आती हैं। आम आदमी का काम नहीं है कि इतनी हाई राइज बिल्डिंगें बना सके। लेकिन आपने हाई राइज बिल्डिंगें बना दी, हुकूमत को भी तो थोड़ा सा झंझोड़ना चाहिए था कि इतनी बिल्डिंग जब हाई राइज बन रही है तो सीवरेज का निज़ाम भी उसी तरीके से रखें, पानी की लाइनें भी बड़ी डालें ताकि वो एक बिल्डिंग में जो है वो 4000 गज का जो प्लॉट है उसमें 2 फैमिलियाँ नहीं रह रही बल्कि 200 घराने आबाद हैं। तो इस हवाले से भी आपको काम करना चाहिए या किया है आपने? आबाद इस सिलसिले में शब रोज़ कोशिश करती है। हमारी 52 कमेटियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों में इस सिलसिले में भाग दौड़ भी कर रहे होते हैं। और जहाँ तक बिल्डर का ताल्लुक़ है, बिल्डर आउटर डेवलपमेंट चार्जेस भी पेमेंट करता है और उसके अलावा तमाम फीसेस जो करोड़ों रुपयों में बनती हैं वो इदारों को अदा करता है। ये इदारों का काम है कि शहर की बेहतरी के लिए काम करें, उसको खूबसूरत करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें ताकि बेहतरी आए शहर में और लोगों को आसानियाँ मुहैया हों। हुकूमत से कोई उम्मीद है आपको? पॉलिसीज़ कोई ऐसी बनाएं जिससे मुल्क भी तरक्की करे, इदारे भी, इंडस्ट्री भी तरक्की करे? यकीनन उम्मीद है, यकीनन उम्मीद है। देखिए कोई जो बचपन से थी कि हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, हालात ठीक होंगे, इंशाल्लाह होंगे। मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे। ये पॉलिटिकली बयान तो नहीं दे रहे आप? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ कि आज नहीं होंगे, कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। देखें, बिगड़ा हुआ सिस्टम आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ये जो निस्फ सदी का सिस्टम ख़राब हुआ है, ओवर द नाइट नहीं ठीक हो सकता। इसको टाइम चाहिए, टाइम लगेगा, बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग पूछते हैं। पहले लोग नहीं पूछते थे, अब पूछते हैं, लोग सवाल करते हैं। जवाब देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आएगा वो वक्त। मैं ये समझता हूँ आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद ज़रूर ऐसा आएगा। सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान बेहतर होगा। विल होनी चाहिए, काम होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल पुरुमीद रहना चाहिए हमें भी और आपको भी कि पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। कुछ गलत पॉलिसीज़ के बायस जो है मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तबाही के दहाने पे हैं, जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। इस बारे में हुकूमत को भी एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हमारा शहर, हमारा सूबा और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दें। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। अपनी ईमेल ज़रूर करें और जो सवालात आप पूछना चाहते हैं बिल्डर एंड डेवलपर्स के हवाले से वो हमें ज़रूर आगाह करें। साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।